दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर में देख सकते हो कि फ्राइडे को तो तेज़ी बनी है, लेकिन आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि अनिल अंबानी के ऊपर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। अब ये पूरा मामला क्या है और इसका निपटारा किस तरह से होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे अनिल अंबानी की तरफ से बयान निकल के आ गया है। कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी है। क्या इन प्रॉब्लम से अनिल अंबानी निकल पाएंगे और इन कंपनियों को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि शेयर होल्डर का नसीब भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि शेयरों की प्राइस बढ़ेगी तभी उनको फ़ायदा हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो ये देख सकते हो कि स्टॉक में आने वाले इसमें संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनने लगी है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का बिजनेस अब तेज़ी से शुरू होने लगे। बहुत सारे बिजनेस है जो गेम चेंजर है। क्या आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल कमाल करेगा? साथ में एक हम छोटी कंपनी सनशाइन कैपिटल को डिस्कस करने जा रही है। शेयरों का कहाँ ट्रेडिंग करने वाली है कंपनी, जैन ब्रदर्स की कंपनी जो इस समय धमाका कर रही है, लगातार स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या आने वाले इसमें संभावना बन रही है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 47.86 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.89% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर को लेकर अभी ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी और अनिल अंबानी के ऊपर कार्रवाई कर दी है, उनकी चार्जशीट फाइल कर दी है। तो पुराना मामला है यस बैंक का, उस मामले को लेकर जिसमें देखिए 2796 करोड़ का नुकसान हुआ था यस बैंक को अनिल अंबानी और उसकी कंपनियों की वजह से, और साथ में यस बैंक के जो प्रमोटर थे राणा कपूर की मिलीभगत से। लेकिन अब यहाँ पे इस मामले को लेकर क्लेरिफिकेशन भी आ गया है। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों ने ही फ्राइडे को क्लेरिफिकेशन दिया है कि ये जो पूरा मामला है जिसमें आप देख सकते हो कि RCFL और RHFL के खिलाफ जो सीबीआई ने कार्रवाई की है उसका दोनों कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है, दोनों के बोर्ड से उनका कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे अनिल अंबानी का भी एक तरह से देखें तो इसमें कोई लेना देना है, क्योंकि वो दोनों की बोर्ड के अंदर मेंबर ही नहीं थे। और अनिल अंबानी फ़िलहाल रिलायंस पावर के अंदर भी इस समय बोर्ड के मेंबर नहीं है, तो कंपनी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो पूरा मामला है इससे रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा, उनके बिजनेस में उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर या उनके शेयर होल्डर के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव असर नहीं होगा। किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये बयान निकल कर आ गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे माहौल हल्का सा हुआ है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम तो चल रही है। लेकिन अब आप देखिए सारी जो कंपनियाँ बहुत पहले की है और ये 10-10 साल पुराने मामले, इसमें भले ही इस समय कार्रवाई हो रही हो, सीबीआई ने चार्जशीट इतने सालों के बाद फाइल की हो, लेकिन अब वो सारी कंपनियां भी डूब चुकी है। अनिल अंबानी नई शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले में उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग को पैटर्न को भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग भी मजबूत की है। तो रिलायंस पावर में इस समय अनिल अंबानी की जो होल्डिंग देखें या फिर उनकी जो कंपनियां हैं, जो अलग अलग सब्सिडीज कंपनियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो होल्डिंग तो रिलायंस इंफ्रा की है, तो वो 24.98% के आसपास, लगभग 25% के आसपास है। एक समय ऐसा था जब ये होल्डिंग 9% के नीचे चली गई थी, लेकिन अब पकड़ मजबूत हो रही है। यहाँ पे देख दो कि इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है DI, उनका भी अच्छा खासा निवेश है, 3.60% की होल्डिंग है। लेकिन FII ने तो बहुत भरोसा किया हुआ है, 12.93% की होल्डिंग ज़बरदस्त बनी हुई है FI की। यानी जितने इंडिया के बड़े फंड हाउस भरोसा नहीं करे उससे कई ज़्यादा FI का भरोसा इस स्टॉक के ऊपर है। और रिटेल इन्वेस्टर उनका भी निवेश अच्छा खासा है, 48.46% की होल्डिंग है। और गवर्नमेंट की भी यहाँ पे होल्डिंग है 0.01% की होल्डिंग, सरकार भी कुछ निवेश किए हुए। तो कुल मिला के आने वाले समय स्थिति बदल सकती है रिलायंस पावर की, और रिलायंस पावर फिर बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं हम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की तरफ। 316 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 0.079% की तेज़ी थी, या एक तरह से कह सकते हैं कि क्लोजिंग फ्लैट ही थी लेकिन पॉजिटिव थी। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल के बिजनेस अब शुरू हो चुके हैं। कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू कर चुकी है और कंपनी बहुत सारे नए अब म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करिए लगातार। तो ब्लैक रॉक के साथ मिलके कामकाज पटरी पे आ चुका है, और बजाज अलायंस से अलायंस ग्रुप अलग हो चुका है और वो जियो के साथ जुड़ चुका है अलायंस ग्रुप। तो जर्मनी की ये कंपनी के पास बहुत सारा अनुभव है, और अब दोनों मिलके
इंश्योरेंस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में ये बिजनेस सारे गेम चेंजर हो गए। यहाँ तक कि कंपनी का जो लीज का बिजनेस है वो भी बहुत शानदार है। और आप इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को देखें 2-3 सालों में, तो अब संभावना पॉजिटिव बनने लगी है, भले ही थोड़ी थोड़ी लेकिन बनने लगी है। आप सेल से समझ सकते हो मार्च 2024 में देख सकते हो कि 1855 करोड़ का सेल्स था, जो मार्च 25 में बढ़ के 2043 करोड़ तक पहुंच गया और इस TTM 2238 करोड़ तक पहुंचा। इसका मतलब ये है कि सेल्स लगातार बढ़ने लगा है। वैसे खर्च भी बढ़ा है, 296 करोड़ के आसपास मार्च 24 में खर्च था, 25 में बढ़ के 495 करोड़ के आसपास पहुंचा, तो फिलहाल 576 करोड़ का खर्च है। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो मार्च 24 में 1559 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। मार्च 25 में थोड़ा सा कम हुआ और 1549 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन इस बार इस TTM 1661 करोड़ तक पहुंच गया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने लगा है। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो 1605 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2024 में, 25 में ये बढ़ के 1613 करोड़ के आसपास पहुंचा और इस TTM 1625 करोड़ तक पहुंचा। भले ही कम लेकिन प्रॉफिट बढ़ने लगा है और ये आपको EPS पर समझ में आएगा। 2.53 रुपीज़ के आसपास EPS था मार्च 24 में, 25 में 2.54 रुपीज़ हुआ और इस TTM 2.55 रुपीज़ हुआ। यानी बिजनेस बिल्कुल पटरी पे और लगातार बढ़ने लगा है। ये इशारा करे कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल अब कमाल कर सकता है, बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकता है। और इसमें आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे होल्डिंग अब बढ़ने लगी है। देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है, 47.1% के आसपास है। FI ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, 11.7% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 12.3% हो चुकी है। DI ने भी अपना निवेश बढ़ा दिया है, 14.4% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 14.9% हो चुकी है। तो होल्डिंग घटी किसकी, वो है जनरल पब्लिक की। निवेश घटा है जनरल पब्लिक का, 26.8% की होल्डिंग थी मार्च में, जो घट के जून में 25.7% हो चुकी है। इसका मतलब जनरल पब्लिक शेयर बेच रहे और FI DI जम के खरीदारी कर रहे। ये इशारा है कि आने वाले समय में अब जियो फाइनेंशियल बेहतर करेगा। और पिछले दिनों प्रमोटर ने भी खुद अपनी पेरेंट कंपनियों के माध्यम से यहाँ पे खरीदारी कर ली है, अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ऐसे में आने वाले समय इशारा है कि जियो फाइनेंशियल फिर से शानदार करता हुआ दिखाई देगा और स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है जियो फाइनेंशियल की। अब हम चलते हैं सनशाइन कैपिटल लिमिटेड की तरफ। 0.37 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे देख सकते अपर सर्किट लगा है 2.78% की होल्डिंग के साथ, ये सीधा अपर सर्किट है। लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं, काफ़ी बेहतर लग रहा है। पिछले एक महीने में 60.87% की ज़बरदस्त जंप दिखा दी है, यानी स्टॉक एक तरफा दौड़ रहा है। पिछले 3 महीनों के हिसाब से आपको 0% देखने को मिलेगा, अप डाउन बिल्कुल नहीं है। लेकिन पिछले एक साल में 83.63% की यहाँ पे गिरावट हुई है। तो साल भर में निवेश किया उसको नुकसान है, लेकिन पिछले एक महीने में निवेश किया उसको ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे मिला है। पिछले 3 सालों में 76% की तेज़ी बनी है, लेकिन पिछले 5 सालों में इसने 428% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो ये देख सकते हो कि भले ही सनशाइन कैपिटल लिमिटेड एक छोटी कंपनी हो, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है। ये कंपनी शेयरों से संबंधित डील करती है, शेयर बाजार में काम करने वाली कंपनी है और इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत मजबूत है, सुरेंद्र कुमार जैन, जिनके पास एक बहुत मजबूत एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का। और ऐसे में आप देख सकते हो कि उनके द्वारा ये कंपनी है जो ऊंचाइयों पे जाने की संभावनाएं रखती है। तो छोटा सा एक स्टॉक है, रिस्की तो है क्योंकि 37 पैसे का स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन बिजनेस मॉडल यूनिक लग रहा है और इसमें तेज़ी चलने लगी है। अभी यहाँ पे फंडामेंटल भी देखें तो मार्केट कैप इसका 193 करोड़ के आसपास है, जो ठीक ठाक लग रहा है छोटी कंपनी के हिसाब से। करंट प्राइस की 37 पैसे की है। अब लो इसका 19 पैसे का, लेकिन हाई 2.37 रुपीज़ का है, यानी अपने ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे आ गया है। इसने नुकसान भी लोगों को बहुत करवाया। स्टॉक का पी बहुत कम है, 6.73 का है। अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में ये इसका पी रेशियो काफ़ी कम है। बुक वैल्यू इसकी 1.39 रुपीज़ की है, यानी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे तेज़ी बननी शुरू हुई है। ROC इसका 0.18% है और ROE 0.33% है और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, जो इशारा करेगा आने वाले में कुछ बेहतर कर सकता है, लेकिन रिस्क है, ये ध्यान रखें। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।